हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आप लोग बेहतर होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अभी आपने यूपीएससी का रिजल्ट देखा और आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो या तो इस रिजल्ट को देखकर बहुत रोमांचित हुए होंगे और उस पीडीएफ में, उस लिस्ट में अपना नाम देखने की उम्मीद में होंगे कि शायद अगले वर्ष जो है उस लिस्ट में आपका भी नाम हो। या फिर आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो शायद तैयारी कर रहे थे, इस वर्ष उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया, कुछ ने जो है वो प्री दिया होगा, केवल कुछ ने जो है मेंस दिया होगा, और शायद कुछ ऐसे भी होंगे जो इंटरव्यू तक गए होंगे बट फाइनल रिजल्ट में शायद नाम नहीं था। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, वो सभी लोग जो तैयारी कर रहे थे या तैयारी कर रहे हैं, इस बात को समझो कि एक तो पहली बात है यार एकदम परफेक्टली, मतलब इस बात को मैं खुलकर कहूँगा कि एक परफेक्ट बात यह है कि सिलेक्शन यानी कि आपका एग्ज़ाम को पास कर लेना, यार एकदम खुलकर कहूँ तो ये केवल पढ़ने पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, मतलब जो ये कहे कि केवल और केवल पढ़ना है तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा हाइपोथेटिकल हो रहा है या ज़्यादा आदर्शवाद की ओर जा रहा है, मतलब प्रैक्टिकलिटी नहीं है, व्यवहारवाद नहीं है वो। देखिए बहुत सारे ऐसे, जैसे अगर मैं सही कहूँ तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक डेटा लेते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल के 10,000 बच्चे ऐसे थे या 20,000 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मेंस दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल उन्होंने मेंस दिया, लेकिन उन 20,000 में से केवल 1,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, ब्रॉडर सेंस में कहें तो। अब इस बात को समझो कि ऐसा नहीं है कि इन 20,000 बच्चों में से जो बॉटम मोस्ट में आने वाला स्टूडेंट होगा, मतलब जिसके सबसे शायद कम मार्क्स आए होंगे और जिसके शायद सबसे ज्यादा मार्क्स आए होंगे, उसमें जमीन और आसमान का अंतर होगा। ठीक है, मतलब जो स्टूडेंट जो है वो प्री क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो स्टूडेंट क्वालिटी स्टूडेंट तो था। ठीक है, हाँ कुछ अंतर होता है लेकिन एकदम ट्रिमेंडस अंतर नहीं होता, एकदम ऐसा डिफरेंस नहीं होता विच यू कैन से दैट समवन इज स्टैंडिंग अपॉन 10 एंड अदर वन हु इज सिलेक्टेड इज स्टैंडिंग अपॉन 100। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस ऑफ मार्जिन ये सबसे ज्यादा होता है प्री में। दोज हु यूज्ड टू क्लियर द एग्जामिनेशन, मतलब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दे आर अहेड फ्रॉम दोज हु आर नॉट गेटिंग, और दोज हु आर मतलब बॉर्डर लाइन पर रुक गए या फिर एकदम शुरुआती स्टेज पर ही जो है वो शायद एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए। तो ये जो कंडीशन है ना, ये जो स्थिति है, ये आपको दिखती है प्री में, बट मेंस में ऐसा नहीं होता। अब यहां पर प्रश्न ये आता है कि ऐसा क्यों है। कुछ छोटी छोटी चीजें, मैं हमेशा यार इस बात को रिपीट करता हूं, इस डायग्राम को ना अपने दिमाग पर बैठा लीजिए दैट ये एक लाइन है, इस लाइन के बाद सिलेक्शन है, आफ्टर दिस लाइन आपका जो है ये चयन है, आपका जो है ये सिलेक्शन है। ठीक है, ओके, इस लाइन के बाद सिलेक्शन है। अब हमेशा याद रखना, ये है एक ग्राफ, ये बता रहा है कि ये है एक तैयारी करने वाला स्टूडेंट, मतलब ये है विद्यार्थी। ठीक है, और इस लाइन के उधर जाने वाला जो व्यक्ति है वो भी एंड मीन में विद्यार्थी ही था, लेकिन बस उसने कुछ एक्स्ट्रा करा है। आफ्टर दैट ये जो है वो सिलेक्टेड है। अब ये जो व्यक्ति है ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्शन ले रहा है। अब ना इसे अपने दिमाग पर बैठा लो दैट जिसका सिलेक्शन हुआ है और जो तैयारी कर रहा है उसके बीच में ना एक बहुत बारीक, बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बहुत कम, ये मार्जिन है। इतना उसने कुछ एक्स्ट्रा करा है जिस कारण से उसका सिलेक्शन हुआ है। अब यहां मेरी बात सुनो, देखो मैं आपको एक बात बिल्कुल खुलकर कहता हूं, ठीक है, कि जैसे एक लाइन होती है दैट सास भी कभी बहू थी भाई। ठीक है, अगर मैं आज आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, शायद अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, तो भाई हर एक टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो भी कभी तैयारी तो कर ही रहा होगा। फाइन, मतलब उसने कभी ना कभी तैयारी तो की ही थी, पैरेलल यूनिवर्स में वो अभी भी कहीं पर तैयारी कर रहा होगा। ठीक है, मतलब बीते समय में। तो यहाँ ध्यान से समझिए कि जो विद्यार्थी सिलेक्ट होता है उससे ना एक्चुअल में भी, मतलब मैं एक बात अच्छे से आपको बताता हूँ कि बाई चांस आज किसी व्यक्ति का सिलेक्शन हो गया, आप उस व्यक्ति से कहिए कि यार एक बात बताओ, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, आपको अच्छा लग रहा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अगर कोई किसी विद्यार्थी से कहे कि यार एक काम करो, अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो तुमको तो इतना नॉलेज है ही, अब एक काम करिए, इस बार जो है वो ज्वाइन मत करो, अगली बार एग्जाम देना, अगली बार ज्वाइन कर लेना। तो विद्यार्थी कहेगा नहीं। कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि नहीं भाई मैं तो हर बार एग्जाम निकाल लेता।
ठीक है, इसका मतलब यह है कि एक अनसर्टेनिटी होती है एग्जाम में, अपने आप में एक अनसर्टेनिटी होती है। अब आपका सिलेक्शन जिस वर्ष होना है, बाई चांस फॉर एग्जांपल आप अगले वर्ष एग्जाम देने वाले हो, आप उस वर्ष एग्जाम में जो है क्वालिफाई कर जाओगे, तो इस बात को समझो कि आप जब सिलेक्शन लोगे तो उस समय आप कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा करने वाले हो, और वो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा आप करते हो वो लिटरली स्पीकिंग तो आपको वो एक्स्ट्रा पता नहीं चलता। ठीक है, वो एक्स्ट्रा आपने क्या करा ये आपको जनरली जल्दी पता नहीं चलता, ये तो आपको तब पता चलता है जब थोड़ा समय बीत जाता है। ठीक, जब आप पलट कर देखते हो कि ऐसा क्या एक्स्ट्रा था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, मैं एकदम खुलकर कहता हूं इस बात को, कि जिनके पास नॉलेज जो है उन स्टूडेंट से ज्यादा होगा जिनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत सामान्य सी बात है। और इवन कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने मेहनत भी बहुत ज्यादा की होगी जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके कंपैरिजन में। बस एक स्लाइड सा डिफरेंस है, और जो इस स्लाइड डिफरेंस को समझ जाएगा, जो इस बात को समझ जाएगा कि डिफरेंस है कहां पर, वो सिलेक्शन ले लेगा। अब इसके ना बहुत सारे पैमाने हो सकते हैं। इस बात को समझो कि इसके बहुत सारे जो है वो डायमेंशंस हो सकते हैं। इसमें से 3-4 डायमेंशंस मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली चीज तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो बच्चे का सिलेक्शन हुआ, ठीक, अब यार इसे ऐसा मत लीजिएगा जैसे मैं ये कह रहा हूं कि जिसका सिलेक्शन हो गया दे आर लाइक अ गॉड और दे आर लाइक अ पर्सन हु हैव एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ भाई वो जो है उसे कुछ नहीं आता था और उसे कोई नॉलेज नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, मैंने यहां बताया कि दोनों ही कॉमन है, बस कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा करा होता है। अब मैं आपको इस टेम्परामेंट के बारे में बताता हूं, समझना। बाई चांस आपने कोई टॉपिक पढ़ा, तो देखो टॉपिक में ना अगर 1000 वर्ड का वो टॉपिक है, ठीक है, 1000 वर्ड्स का वो टॉपिक है, तो इस बात को समझो कि एक सीरियस तैयारी करने वाला स्टूडेंट और एक जिसका सिलेक्शन हुआ होगा वो स्टूडेंट, दोनों ही जो है उस 1000 वर्ड के टॉपिक को पूरा कवर करते हैं, कंसेप्चुअलाइज करते हैं, याद करते हैं, नोट्स बनाते हैं और अंततः उसकी आंसर राइटिंग करते हैं। लेकिन अब ये समझो कि इसे करने में बाई चांस आपको 2 घंटे का समय लगा, तो एक स्टूडेंट जो शायद आगे जाकर सिलेक्शन लेगा वो इस 2 घंटे में शायद 2 या 3 मिनट और एक्स्ट्रा देगा। लेकिन वो ये 2 या 3 मिनट जो एक्स्ट्रा देगा ना, वो यहां पर सबसे पहले उठाएगा और एक बार उस टॉपिक को सर्च करेगा। सर्च करने के बाद ये देखेगा कि भाई न्यूज सेक्शन में इसके बारे में कोई न्यूज आई थी क्या। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उसने एक रिपोर्ट दी, तो उसने ना जो आर्टिकल पढ़ा या जो कंसेप्ट उसने पढ़ा, जो बुक्स में उसने रीड करा, उसमें 4-5 कीवर्ड उसने अंडरलाइन करे और तुरंत जाकर उसे गूगल सर्च करा। 10 कीवर्ड से 10 में से 9 में कोई न्यूज नहीं थी, लेकिन एक कीवर्ड पर एक न्यूज थी और उसने उस न्यूज को देखा और उस न्यूज में एक नई बात पता चली कि भाई देखिए एक्स नामक पार्लियामेंट्री कमेटी ने अभी जो रिपोर्ट दी है ये साल की पहली रिपोर्ट है और ऐसी ये रिपोर्ट 2 बार देते हैं, और दोनों बार इनकी रिपोर्ट जो है एक बार इकोनॉमिक सर्वे पर होती है और एक बार फॉर एग्जांपल एकदम हाइपोथेटिकल, एक बार जो है इकोनॉमिक सर्वे पर होती है, एक बार बजट पर होती है। अब आपने ना किताब से हटकर एक लाइन एक्स्ट्रा जान ली उसके बारे में। अब आप कहोगे सर क्या संभावना है, क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वही लाइन आ जाएगी पेपर में। मैं कह रहा हूं बिल्कुल प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन ये एक टेम्परामेंट है, ये एक माइंडसेट है कि जो भी चीज मैं पढ़ रहा हूं उसके बारे में चल क्या रहा है। शायद वो एक ऐसा सर्च कर रहा है और इसके कारण उसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल रही हैं। फाइन। इसके अलावा जैसे अगर मैं आपको उदाहरण के लिए कहूं, मान लीजिए आप कुछ समय के लिए कि आप जो है वो स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का हिस्सा है, ठीक है। अब एक स्टूडेंट, इसका एक फीचर है, जैसे आपको इसमें जो है वो डेली मेंस आंसर राइटिंग कराई जाती है, यानी कि रोज आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है मेंस का, ठीक। आपको कहा जाता है कि भाई एक काम करिए, इस मेंस के क्वेश्चन को, बाई चांस मैंने आपको आज एक टॉपिक पढ़ाया, फॉर एग्जांपल आपको मैंने ज्योग्राफी का एक कांसेप्ट पढ़ा दिया आज, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि मैंने आपको ट्राइसेल्युलर मेरिडोनियल डायग्राम समझाया, यानी त्रिकोशिकीय वायुमंडलीय परिसंचरण समझाया। अब आपका काम यह है कि भाई आप उसका उत्तर लिखिए। अब वो स्टूडेंट जो अच्छे से तैयारी कर रहा है, उसने कंसेप्ट पूरा समझा है और 3 घंटे की क्लास लेने के बाद वो हर एक चीज समझ चुका है, बट मेंस का आंसर लिखते समय वो उतना एफर्ट पुट नहीं कर रहा, बस 5 मिनट का ही और काम बचा है, लेकिन वो 5 मिनट उसके लिए अब जो है वो कठिन है। तो याद रखना, इसे एक शब्द कहते हैं, आपकी इच्छा शक्ति, आपका टेम्परामेंट। वहां पर 3 घंटे की क्लास उसने भी ली जिसका सिलेक्शन हुआ, और उसने भी ली जो एक अच्छा विद्यार्थी है। बस जिसका सिलेक्शन हुआ उसने अपने आप को 5 मिनट और होल्ड किया, 5 मिनट और होल्ड किया और कहा नहीं मैं इस प्रश्न का उत्तर लिखूंगा, और लिखते समय अब उसमें इंप्रूवमेंट होगा जो सब में नहीं हो रहा।
मैं एक लाइन कहने वाला हूं, इसे अपने दिल दिमाग में सेट कर लीजिए। अक्सर जो लोग जो है वो कसरत वगैरह करते हैं, उन्हें ये कहा जाता है, उनका ट्रेनर जो है वो ये बात कहता है कि सुनो भाई, जितनी तुम्हारी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ से तुम ये वजन उठा रहे हो, और जितनी स्ट्रेंथ है उस अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी है। पर अगर अब आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में कोई चेंज आए, तो वो 50 किलो का वेट जो आपने उठाया और शायद 10 सेट या राउंड जो भी उसे कहा जाता है वो आपने कंप्लीट करा, तो अब एक काम करो, इन 10 से कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। इंप्रूवमेंट तो उस 11वें स्टेप से होगा जो आप इन 10 के बाद लोगे। तो याद रखना कि ये जो स्टूडेंट जो सिलेक्शन शायद लेगा, जो कि आप भी हो सकते हो और होगे ही, लेकिन जरूरत है उस 11वें स्टेप की। आपने पूरी क्लास अटेंड करी, मेंस का मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया, आप क्वेश्चन लिखने बैठे और आपने होल्ड करा अपने आप को, एक बार पूरा टॉपिक रीड करा, और रीड करने के बाद क्वेश्चन रीड करा, अपने माइंड में उसका आंसर इमेजिन करा कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं, और उसके बाद आपने उस आंसर को लिखा। लिखने के बाद इतना ही नहीं, आपने उस आंसर को सेंड करा, जैसे इस बैच में जो है होता है कि आपने आंसर को लिखा, आपने आंसर को लिखने के बाद टीम को जो है आपको उसे भेजना होता है। आपने जो क्लास अटेंड करी उसमें आपको जो है वो मेंस का क्वेश्चन मिल जाएगा, उसमें आपको लिंक मिलेगा, उसमें आपको आंसर अपलोड करना है और वो आंसर चला जाएगा टीम के पास, चेक करके आपको मिल जाएगा। अब ना आपका काम यहाँ स्टार्ट होगा। अब आप जो है उस आंसर को देखेंगे, उसमें रिमार्क लिखे होते हैं। किसी दिन समय होगा तो मैं आपको चेक करी हुई कॉपी दिखाऊंगा डेली मेंस आंसर राइटिंग की। वो आपको वहां लिखते हैं कि डियर, आपने ये जो आंसर लिखा है इसके ये पॉइंट्स बेहतर हैं और इन पॉइंट्स में इंप्रूवमेंट करना है। अब इतना काम करने में उसे 15 से 20 मिनट का समय लगा था, लेकिन अब नेक्स्ट डे जब वो आंसर लिखने जाएगा तब उस कंडीशन पे उसे वो पॉइंट रिमाइंड होंगे और अगेन एंड अगेन वो उन पॉइंट्स को इंप्रूव करता जाएगा। अब देखिए, 3 घंटे की क्लास एक स्टूडेंट ने भी ली, एक 3 घंटे की क्लास दूसरे स्टूडेंट ने जो इसका शायद सिलेक्शन हुआ उसने भी ली। बस दोनों में से अंतर इतना है कि एक ने 15 या 20 मिनट एक्स्ट्रा करा। वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है तो 11वां स्टेप जो वो लेगा, 11वीं रिप्ड जो वो जो है वो प्ले करेगा, उससे उसकी बॉडी में चेंज आएगा, उन 10 से नहीं आएगा। वो 10 तो उसे तैयार कर रहे हैं 11वें स्टेप के लिए। तो जो क्लास है वो आपको तैयार कर रही है एक ऐसे टॉपिक के लिए। अब आप मेन उसी टॉपिक पर स्किप कर जा रहे हो, तो आपको इस 11वें स्टेप को, इस 11th स्टेप को याद करना है। अब ये 11th स्टेप हर जगह है, ये 11वां स्टेप हर जगह है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो है आपका, जब आप क्लास में टॉपिक पढ़ रहे हो, टॉपिक पढ़ने के बाद उसका मेंस का क्वेश्चन हो सकता है, क्लास में उसे पढ़ने के बाद हफ्ते में जो वीकली टेस्ट होता है वो हो सकता है। आपको वीकली टेस्ट में रैंक फर्स्ट लाना है, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर देखिए ये तो बात सही है, आप कह रहे हो, वो बात तो ऐसी कोई चमत्कारी बात नहीं, इट इज़ नॉट अ रिवॉल्यूशनरी थिंग। ये जो है ये हमने पहले भी पढ़ा है, पहले भी सुना है। इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग दैट इफ़ वी यूज टू एक्सरसाइज द टेस्ट, इफ़ वी यूज टू एक्सरसाइज द मेंस का आंसर राइटिंग, डेफिनेटली वी विल गोइंग टू फेस सम काइंड ऑफ एडवांटेजेस एज कम्पेयर टू अदर्स। मतलब एकदम तय बात है कि अगर मैंने कोई प्रश्न अटेम्प्ट करा है या फिर मैंने MCQ लगाए हैं तो मैं सभी से थोड़ा आगे होऊंगा। इसमें कौन सी चमत्कारी बात है, इसमें कौन सी रिवॉल्यूशनरी बात है? बच्चे है, उसका रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन इस बात का कि जो आप कर रहे हो वो एक्चुअली में वो स्टेप है जो आपको सभी से आगे सिलेक्शन की ओर लेकर जाएगा। वो 3 घंटे की जो क्लास है, वो 3 घंटे की जो चीज़ें हैं वो आधार हैं, वो फाउंडेशन है। इसके ऊपर बिल्डिंग आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, और बिल्डिंग आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए सारा मटेरियल इंस्टीट्यूट्स दे देते हैं। जैसा आपको स्टडी IQ में मिलेगा, सारी सहायता दे देते हैं। अब इस दौरान ना आप कहेंगे कि सर मेरा जो डायरेक्शन है, आप तो सर मुझे पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद आप चले जाएंगे, देन आफ्टर व्हाट आई यूज टू डू, मैं क्या करूं? इसकी दिशा हर बार मुझे चाहिए होगी। अब देखिए ना, आप सोचें कि मैंने टॉपिक पढ़ा, उससे क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो मेंस में कैसे लिखना है उसे, या फिर मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा हूं तो मेरा टेम्परामेंट क्या होगा। अब ये सारी चीजें मुझे कब तक कौन बताएगा? तो बच्चे इसी के लिए तो इन प्रोग्राम्स में ऐड होता है। जैसे हमारे फाउंडेशन बैचेस में, इनमें आपको ऐड मिलेगा एक प्रोग्राम विच इज कॉल्ड एज मेंटोरशिप। फाइन, याद रखो कि मेंटोरशिप का मतलब क्या है। मेंटोरशिप का मतलब, और यहां मेंटोरशिप से आशा याद रखिएगा, 1-to-1 मेंटोरशिप है। आपने अभी देखा होगा जो स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ स्टडी IQ से, उन्होंने इस बात को बार बार अंडरलाइन करा
दैट मेंटोरशिप का ब्रूटल रोल था, जो मेंटोरशिप था उसका सबसे अहम रोल था। फाइन, क्यों? क्योंकि आपने चीजों को समझ लिया, बट ये जो डिस्टेंस है ना, यहां तक की पूरी यात्रा आपको हम लेकर आते हैं, लेकिन ये जो छोटा सा फासला है ना, ये फासला आपको तय करना होता है। लेकिन समस्या ये है कि ये समझने के लिए कि हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में या हर एक पोर्शन में, इवन अप टू इंटरव्यू, फाइन, आपको कहां पर प्रॉब्लम आ सकती है, वो छोटी सी चीज जो आपको स्वयं करनी है, वो आपको कौन बताएगा? देन यहां पर रोल आता है इज कॉल्ड मेंटोरशिप। यहां आपको दिखता है अ रोल कॉल्ड मेंटोरशिप। फाइन, आप हमेशा याद रखिए कि आपको लाइफ में भी और आपको यूपीएससी की जर्नी में भी, यू ऑलवेज एंड ऑलवेज रिक्वायर्ड अ मेंटर, जो आपको दिशा दे। करना आपको ही है, पर वो दिशा सही देगा। फाइन, सो मेक श्योर कि इन बैचेस में हो या आपकी लाइफ में हो, आपको मेंटोरशिप की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी। फाइन, तो वो कुछ जो आप एक्स्ट्रा करते हो, जिससे आपका सिलेक्शन इंश्योर होता है, उसकी डायरेक्शन मेंटोरशिप के रास्ते से होकर जाती है। और इन सबको करने के लिए ना डियर, आपको हमेशा एक जो है एंथू अपना कर रखना पड़ता है। हमेशा एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी स्पिरिट हमेशा हाई हो। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिट टू बी हाई? आपकी इच्छा शक्ति हमेशा उच्च हो। तो देखो यार, एक सिंपल सी चीज मैं अगर कहूं तो मैं भी एक ह्यूमन हूं और यार आप भी एक ह्यूमन हो, ठीक है। हम सभी जो है वो एक ऐसे वर्ल्ड में हैं जहां पर हमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत मिलते हैं। अब ना मैं जानता हूं इस बात को बहुत आसानी से आप भी इस बात को समझ पाओगे कि बाई चांस किसी व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाता है, तो वो सिलेक्टेड व्यक्ति जो है वो अपनी जर्नी तो बताता ही है, पर उसमें कई बार स्टूडेंट उसकी जर्नी को सुनते हुए जो है वो इस बात को महसूस करने लगता है जैसे ये जर्नी, ये यात्रा उस स्टूडेंट की बेहद विशिष्ट थी। वैसा कुछ तो हमारी यात्रा में हुआ ही नहीं। अक्सर मेरे दिमाग में तो ये बात आती ही थी कि हमारे जो, और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं, कि जब आपके बड़े बुजुर्ग ये बताते थे कि लाइफ में उन्होंने इतना स्ट्रगल करा, तो मेरे दिमाग में हमेशा आता था कि यार एक बात बताओ, ये सारे लोग जो बता रहे हैं कि इन्होंने लाइफ में इतना स्ट्रगल करा, मैं आने वाली जनरेशन को क्या बताने वाला हूं कि भाई मैंने तो आराम से जो है वो अपनी लाइफ में एक अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, अच्छे से जो है मैंने पढ़ाई करी, बहुत आसानी से जो है मैंने अपनी एजुकेशन को पास करा। मुझे ना स्कूल जाने के लिए उतना स्ट्रगल करना पड़ता था, ना ही मुझे जो है वो कॉलेज में उतना स्ट्रगल करना पड़ता था, ना ही मुझे कोई नदी पार करनी पड़ती थी। मेरे पास जो है सारे संसाधन पहले से थे। अब मैं अपनी सक्सेस स्टोरी में कौन सी बातें ऐड करने वाला हूं? आप सोचिए, ये कभी आपके दिमाग में आया था? मेरे दिमाग में तो अक्सर आता था जब मैं अपने जो है वो बड़ों को ये बात बताते हुए सुनता था कि उन्होंने लाइफ में क्या स्ट्रगल करा फॉर एजुकेशन और फॉर देयर लाइफ और फॉर देयर जॉब। तो ना ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि सक्सेस स्टोरी में स्ट्रगल उसके बीत जाने के बाद पता चलता है कि यस देयर वाज अ स्ट्रगल, एक स्ट्रगल था, ठीक है। तो ना इस समय आपके सामने बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। इन डिस्ट्रैक्शंस के बीच में आपका जो मोटिवेशन है फॉर स्टडीज ये डाउन होता जाता है, और हर एक चीज के लिए काम करने के लिए आपको एक स्ट्रांग मोटिवेशन तो चाहिए होता है। बट ये याद रखिए, मोटिवेशन इज अ सेंसेशन। वो सेंसेशन अगर आपको कोई काम करा दे रही है देन इट इज गुड, अदरवाइज वो सेंसेशन अपने आप में कुछ नहीं है। यूपीएससी की तैयारी के लिए एक अच्छा मोटिवेशन है, इसका अर्थ केवल इतना ही है कि आप पढ़ने लगें। इसका अर्थ आगे जाकर कुछ और नहीं है कि भाई मेरे पास एक अच्छा मोटिवेशन था सो दैट आई यूज्ड टू डू और अचीव दैट थिंग। आपका अचीवमेंट आपके मोटिवेशन से नहीं, आपके वर्क से होगा, और वर्क के लिए थोड़ा मोटिवेशन वर्क करता है, काम करता है, ठीक। तो यहां पर मोटिवेशन के फॉर्म में आप देखिए, जैसे बाई चांस मैं एग्जांपल लूं, वो मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है। इन केस ऑफ दीज बैचेस आप पाएंगे कि यहां पर आपको जो है वो जैसे आपका एक वीकली टेस्ट हुआ, ठीक, ऐसे ही सेम टेस्ट आपका एक मंथली भी होता है जिसे रैंकर्स टेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब बाई चांस अगर आप इस रैंकर्स टेस्ट में जो है वो फर्स्ट रैंक लाते हैं, ठीक है, आप अगर इसमें फर्स्ट रैंक लाएंगे तो याद रखिए कि आपको फिर कैश प्राइज मिलेगा। अब ये कैश प्राइज ना आपके लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा कि यस मैं डेली सिलेक्शन ले रहा हूं, मैं हर मंथ सिलेक्शन ले रहा हूं। मैं हमेशा इस बात को ना क्लास में रिपीट करता हूं कि किसी भी बच्चे का, किसी भी स्टूडेंट का एक दिन सिलेक्शन नहीं होता, उसका सिलेक्शन डेली होता है, रोज होता है।
फाइन। जब आप पढ़ाई करते हो, आपने जो टारगेट बनाया उसका मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू कवर करा, उसका प्री का पॉइंट ऑफ व्यू कवर करा, ये सारी चीजें कवर करने के बाद उस शाम को आपका सिलेक्शन हुआ। आप एक टेबल बना लीजिए, आज जो तारीख है से लेकर यूपीएससी जिस तारीख में है उस तारीख तक की पूरी एक लिस्ट बना लीजिए डेज की, उसे सामने लगा लीजिए और डेली का अपना टारगेट डिसाइड कीजिए। अगर आप उस टारगेट को अचीव करते हैं, इट मींस कि भाई बाई चांस वो 100 दिन थे, 100 में से 90 दिनों में आपने जो है वो अपने टारगेट को अचीव करा, इट मींस आपका सिलेक्शन होगा। नहीं करा मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। परसेंटेज निकाल लीजिए। सो आपका सिलेक्शन जो है वो आपके डेली वर्क पर डिपेंड करेगा। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो रैंकर्स टेस्ट है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, इसमें 11,000 का कैश प्राइज मिलता है। फाइन। सो इट विल बी लाइक अ ग्रेट थिंग फॉर यू। देखिए, मेंटरशिप है जो आपको आपके हर एक स्टेप में असिस्टेंस देगी। मोटिवेशन के लिए आपके पास ये फैक्टर है। और इवन जो स्टूडेंट्स में अक्सर एक बात मैंने नोटिस करी है, और यार मैं इसमें थोड़ा सा नेगेटिव भी साउंड कर सकता हूं, कि स्टूडेंट ना कई बार ये कहता है कि सर मैं जो है वो आर्थिक रूप से उतना सक्षम नहीं हूं। तो पहली चीज, मेरी हमेशा सांत्वना जो है वो ये रहेगी, हमेशा सिंपैथी मेरी जो है इस बात से रहेगी, जो भी स्टूडेंट आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं होते उनके लिए इसमें स्पेशल फीचर है। फाइन। स्पेशल फीचर फर्स्ट ऑफ ऑल इज कि भाई आप बाई चांस इस बैच का पार्ट बनते भी हैं, ठीक, लेकिन आपका जैसे ही प्री भी क्वालिफाई, एक तो रैंकर्स टेस्ट के माध्यम से आप उससे फ्री हो सकते हो उस बर्डन से। सेकेंडली, आपका प्री भी अगर क्वालिफाई हो जाता है, और मैं मानकर चलता हूं प्री क्वालिफाई करना बहुत कोई टफ टास्क नहीं है, आपका बाई चांस प्री भी क्वालिफाई होता है, तो आप याद रखिएगा कि आपकी जो फी है, जो भी आपने फी दे रखी है, ये 100% रिटर्न कर दी जाएगी। 100%। तो आपके ऊपर वो आर्थिक बर्डन, वो जो बर्डन जो आपको अक्सर यूपीएससी की तैयारी में फील होता रहा है। वैसे तो आज के समय आफ्टर ऑनलाइन एजुकेशन, पहले इस एजुकेशन की कॉस्ट शायद लाखों में हुआ करती थी, आज ये कॉस्ट काफी मिनिमाइज हो चुकी है। सो मेक इट श्योर कि आपको जो है वो इसमें ये फीचर तो देखने को मिलेगा ही। तो वो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों, जो आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं जो है एक कंस्ट्रेन है, एक बाधा है, और आप उसे आसानी से दूर कर सकते हो। इस लाइंस को हमेशा याद रखना, दैट ये एक स्टूडेंट है जिसका सिलेक्शन हुआ है, और ये एक स्टूडेंट है जिसने तैयारी की है, एंड दिस वन इज अ स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन हुआ है। केवल और केवल इतना अंतर है, और ये इतना अंतर कहाँ है ये जानने के लिए आपको एक्सपर्टीज की आवश्यकता पड़ेगी। वो एक्सपर्टीज मेक श्योर कि आप इतनी तैयारी हमेशा स्वयं भी कर सकते हो, लेकिन इतने के लिए आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए होता है। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बारीकी एंड मीन में सिलेक्शन का आधार बनती है। फाइन। तो ये इन चीजों को इंप्रूव करें, ठीक, और ये इंप्रूवमेंट आप स्वयं भी लाएंगे। आपको जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैचेस हैं, फॉर एग्जांपल ये फाउंडेशन बैच है, ये भी आपका असिस्टेंस देगा। तो कोशिश करिए कि अपने आप को जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस टेम्परामेंट से ट्रेन करें, दैट आई वॉन्ट टू क्लियर, नॉट ओनली कि मैं उस टॉपिक को पढ़ लूं। फाइन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा था, शायद मैं उस बात को समझा पाया हूं। कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा कि जिस पॉइंट को मैं टच करना चाह रहा था आपके मेंटल लेवल पर, क्या वो पॉइंट, क्या वो बिंदु आपके दिमाग में क्लियर हुआ। और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आने वाले टाइम पे मैं वो जो एक लिस्ट है, फाइन, जिस लिस्ट को आप जो है वो कल शायद देख रहे थे, जिसमें सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के नाम थे, उस लिस्ट में मैं अगले वर्ष आपका भी नाम देखूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।